अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वफ़ियत से फिट-फाट मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अदील हसन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्की के विज़िट वीज़ा के बारे में। कैसे हासिल कर सकते हैं? कैसे मिलेगा वीज़ा? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सारी डिटेल होगी, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? कौन-कौन सी चेकलिस्ट है वीज़े के लिए, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए और वीज़ा की अप्रूवल और रिफ्यूज़ल की रेशियो आजकल क्या चल रही है और वीज़ा की फ़ीस कितनी है, जवाब कितनी देर में आ रहा है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, सारी आज जो है हम तफ़सील से बात करते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं चेकलिस्ट के बारे में, ठीक है? कि वीज़ा के लिए ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का पता हो कि क्या आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं भी या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पे आएगा जनाब पासपोर्ट। आपके पास आपका जो है वो 6 मंथ तक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम उसकी 6 मंथ तक वैलिडिटी लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए 2 अदद तस्वीरें 5 बाय 5 सेंटीमीटर की, ठीक है? इसके बाद आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड, इसके बाद आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका एनटीएन, आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपकी कंपनी एसईसीपी के डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 28 और जो भी आपके बिज़नेस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस को सपोर्ट करते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अच्छा, अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे, आप जॉब होल्डर हैं, तो फिर आपको सिंपल से 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनमें से आपका एक एनरोलमेंट या जॉब लेटर होगा, साथ आपकी जो है वो पे स्लिप होंगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको टैक्स रिटर्न्स वगैरह बिज़नेस होल्डर को भी बता दिया और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो भी आपको वो जो है वो लाज़मी चाहिए। तो आपने भी इस चीज़ को स्किप नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है वो इंटरव्यू फॉर्म होगा, वो आपने फ़िल करना है और ये ख़ास करके पंजाब वाली साइड के जो लोग हैं, ये ज़्यादातर उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। आपको फ्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए। अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वहाँ का जो भी उसकी स्पॉन्सर है स्पॉन्सरशिप है वो अटेस्टेड होनी चाहिए वहाँ से, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो है वो होना चाहिए, जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं कि आपका क्या पर्पज़ है और आप क्यों वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने वीज़ा ऑफ़िसर्स को बतानी होती हैं। उसके बाद आपकी जो है वो नॉर्मली तो 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन मैं अब स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम जो है वो 6 मंथ की जो है ना वो लाज़मी करें। अगर 6 नहीं तो 4 जो है ना वो लाज़मी रखें, ठीक है? तो जिसमें आप अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने दोनों अकाउंट्स की जो है वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका बिज़नेस अकाउंट भी होगा और पर्सनल भी होगा। अगर आप अपने पर्सनल को ही एज़ ए बिज़नेस भी यूज़ करते हैं और पर्सनल भी आपका एक ही अकाउंट है, तो भी कोई मसला नहीं है। इसकी आपने जो है वो जस्टिफ़िकेशन देनी है कि यही अकाउंट आपका सेविंग भी है और आपका बिज़नेस भी है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है आपको होटल बुकिंग का भी बता दिया, फ्लाइट रिज़र्वेशन होगी, इंश्योरेंस जो है वो चाहिए। वो पहले जो है वो आप किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस करवा सकते थे, लेकिन अब जो है इंश्योरेंस एनातोलिया वाले खुद करते हैं और बाहर की इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है? हो गया। अच्छा, अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं, इनकी आपने एक चेकलिस्ट बना लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपने इनको एक ऑर्डर में तैयार करने के बाद चले जाना है एनातोलिया के ऑफ़िस। वहाँ पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ वो आपको उनमें से ये जो इंटरव्यू फ़ॉर्म है, ये आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? वो आपको खुद भी फ़िल कर देते हैं, लेकिन वो बेहतर यही होगा कि आप जो है वो खुद फ़िल कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपकी जितनी भी डिटेल है, वो आप बेहतर जानते हैं ताकि उनकी तरफ से कोई गलती या कोई मसला-मसाइल, कोई कमी-पेशी ना रह जाए। अच्छा, इसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसके बाद फिर आपने जनाब पे करनी है फ़ीस उनको, जो कि ऑलमोस्ट आज की डेट में तकरीबन 55,000 के अराउंड अबाउट जो है वो बन जाती है। सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस है ये, ठीक है? अच्छा, आपने ये पे करनी है, उसके बाद आपने जो है वो वेट करना है डिसीजन का और आप जो है वो 1 मंथ अपना जो है वो गैप रख के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एज़ पर देयर ऑफ़िशियल स्टेटमेंट कि आपको अपना ट्रैवल प्लान मिनिमम 1 मंथ के गैप पे देना है ताकि हम आपकी सारी जो है वो वेरिफ़िकेशन या जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की इंक्वायरी है वो कर सकें, जिसमें वीज़ा ऑफ़िसर को टाइम चाहिए, ज़ाहिर है उनके ऊपर भी लोड होता है। तो वो लोग जो है इस चीज़ को कह लें कि आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं कि भई आप जो है वो 30 डेज़ का प्लान रख के हमें जो है वो अप्लाई कीजिएगा वीज़ा। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें तो कर लें, ये तो हो गया वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस।
अब हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जिनको ये वीज़ा अब आज की डेट में अप्लाई करना चाहिए और उनको वीज़ा अप्रूवल होने के चांसेस जो हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, आपका सबसे पहले अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट सॉरी पीछे मिस कर गया हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन आपकी अगर तो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है? आपने कोई 7-8 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया हुआ है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है और 12 से 15 या 15 से ऊपर जो बैलेंस आपका क्लोजिंग है वो आ रहा है और वो प्रॉपर मेंटेन है, तो आपको टर्की का वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है? आपके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो मेंटेन नहीं है और आपने इंस्टेंट डिपॉजिट्स या एक साथ जो भी लमसम अमाउंट है वो आपने डाली है और फिर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सीधी-सीधी रिजेक्शन है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और इतना आपका कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, तो आप अपना लक ना ही आज़माएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है रिफ्यूज़ल की स्टैंप भी लगाएँगे आपके पासपोर्ट पे और आपके वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही कम हैं। और आजकल टर्की जो है वो इतना स्ट्रिक्ट हुआ है कि 70% एप्लीकेशंस को जो है ये रिफ्यूज़ कर रहा है। इवन कि उसके अंदर बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस भी जो हैं वो फॉल कर रही हैं, जो कि रिफ्यूज़ल की तरफ जा रही हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप प्रॉपर एक सॉलिड रीज़न के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको जो है वो वीज़ा इशू किया जाए, ठीक है? वरना आपके कह लें कि रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिनेरियो था जिसके अंदर आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि यार क्या मुझे टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्दर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टर्की की फ़ाइल के बारे में या अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और अभी आप अगेन अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप अपने सर्कमस्टांसेस मेरे साथ डिस्कस करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करके, तो अगर आप मेरी पेड सर्विसेज़ लेना चाहें, तो आपका भाई हाज़िर है। मैं आपके लिए आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपके एनटीएन, ओवरऑल आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसको अच्छे से एनालाइज़ करूँगा। अगर आप एलिजिबल हुए तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है हम प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मैं आपको जो है वो एक बुरा मशवरा नहीं दूँगा, ठीक है? तो ओवरऑल ये आज की जो थी वो टर्की के रिलेटेड थी वीडियो डिटेल, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन नहीं, और वीज़ा की फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो कब तक आ सकता है, और ओवरऑल जो थी हमने इसके बारे में बात की। आई होप सो कि ये डिटेल वीडियो ने आपकी सारी क्लैरिफिकेशंस या जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे और आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में मज़ीद आसानी मिली होगी, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।